नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी के कुछ एमसीक्यूज को। ठीक है, इसी तरह से हम एमसीक्यूज लाते रहेंगे पार्ट बाय पार्ट और आपकी इंडियन पॉलिटी को हम कवर अप कराते रहेंगे। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि हम पॉलिटी के एमसीक्यूज करा रहे हैं तो पॉलिटी की क्लास नहीं होगी। अभी हम लोग की ज्योग्राफी की क्लास चल रही है जिसमें वर्ल्ड मैप और फिजिकल ज्योग्राफी कराई जा रही है। जैसे ही फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैप का सेशन हमारा कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू कर दी जाएंगी। ओके, तो चलते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज के एमसीक्यू को। पहला है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको ध्यान देना है, सही नहीं है। ओके, तो देखिए ऑप्शंस हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। दूसरा है, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया था। ऑप्शन सी है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। और ऑप्शन डी है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने का प्रथम प्रयास किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नहीं हुई थी। यहाँ पे सिर्फ 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में सिर्फ इसकी बात कही गई थी। स्थापना इसकी हुई थी 1774 में। ओके, जहां जो कि कोलकाता में हुई थी। क्लियर है। और इसके मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो सर एलिजा एम्फे इसके मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि 13+ के बेंच थी। ओके, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीशों के साथ में इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब चलते हैं इसकी व्याख्या पर। तो कथन ए जो है वो सत्य नहीं है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने संबंधी प्रावधान किया गया था, परंतु इसकी स्थापना 1774 में कलकत्ता में की गई थी, ना कि 1773 में। क्लियर है। इस सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे और सर एलिजा एम्फे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं, उनको भी देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया। मद्रास एवं बंबई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत कर दिया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। नेक्स्ट, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए प्रथम बार प्रयास किया गया था। इस अधिनियम में पहली बार भारत में कंपनी के राज के लिए लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया तथा कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्वों को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 1781 में एक संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। देखते हैं अब अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए हुए हैं, उसमें आपको विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, कौन सा कथन सही नहीं है, देखते हैं, एक एक कथन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। पहला है, इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। ओके, 1784 के अधिनियम के द्वारा कह रहा है कि द्वैध शासन का आरंभ हुआ। फिर है दूसरा हमारा, इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया, जिसे व्यापार संबंधी प्रबंधन का कार्य सौंपा गया। तीसरा है, राजनीति संबंधी प्रबंधन का कार्य संचालक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में सौंपा गया। और चौथा है, कार्यकारी परिषदों के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, केवल 2 और 3। ओके, 2 और 3 जो है वो सही नहीं है। क्लियर है, 2 और 3 जो है वो सही नहीं है। यहां पर जो कार्य संचालक मंडल है इसको यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को राजनीति संबंधी नहीं व्यापार संबंधी प्रबंधन का कार्य इसे सौंपा गया था। ओके, इसे व्यापार संबंधी प्रबंधन का कार्य सौंपा गया था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को
राजनीति संबंधी प्रबंधन का कार्य सौंपा गया था। ओके, ये दोनों उल्टे लिखे हुए हैं, ठीक है। इसकी जगह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए था और वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जगह बोर्ड ऑफ कंट्रोल होना चाहिए था। बाकी ये दोनों जो ऑप्शंस हैं ये आपके सही हैं। तो आपको बताना था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये दूसरा और तीसरा कथन जो है वो सही नहीं है। क्लियर है? चलते हैं इनकी व्याख्या पर। कथन 2 और 3 सही नहीं है क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को पृथक किया गया। ओके, यहीं से द्वैध शासन की शुरुआत होती है और व्यापारी संबंधी कार्यों का प्रबंधन कंपनी के प्रतिनिधि संचालक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में सौंपा गया, जबकि राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नए निकाय का गठन किया गया। ओके, यहाँ देख रहे हैं आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, देखिए आगे है, कंपनी के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया गया, व्यापारिक और राजनीतिक संबंधी कार्य, जिन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में सौंपा गया। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में 4 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम द्वारा इसकी सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ओके, 1773 में आपको बताया अभी कितने थे, 4 थे, और 17 और इसमें कितने कर दिए गए, 4 से घटाकर 3 कर दिए गए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और इस एक्ट से संबंधित विधेयक ब्रिटिश संसद में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट द यंगर ने प्रस्तुत किया, इसलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए। पहला है 1793 का अधिनियम, दूसरा है 1813 का अधिनियम, तीसरा है 1833 का अधिनियम और चौथा है 1853 का अधिनियम। इनमें बताना है उपयुक्त में से कौन से अधिनियम चार्टर अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। ओके, आपको बताना है कि ये जो 4 अधिनियम दिए गए हैं ये किस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, मतलब चार्टर अधिनियम के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं। तो आपको बता दें कि ये चारों जो हैं चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ही आते हैं, जिसको हर 20 वर्ष पे क्या करा जाता था, बढ़ाया जाता था। ओके, 20-20 वर्ष के अंतराल पे इसको हर चार्टर अधिनियम को बढ़ाया जाता था। देखते हैं अब इसकी व्याख्या पे, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो है सही होगा 1, 2, 3 और 4, मतलब उपरोक्त सभी जो हैं ये सही हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या देखते हैं, तो उपरोक्त सभी अधिनियम चार्टर अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं। 1786 से 1857 के बीच ब्रिटिश संसद ने कंपनी के मामले में 4 प्रमुख अधिनियम पारित किए। उपरोक्त चार्टर अधिनियम 20-20 वर्ष के अंतराल पर पारित किए गए। इन्हें चार्टर अधिनियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी की आज्ञा पत्र अवधि बढ़ाने के साथ साथ कंपनी के अधिकार, कंपनी एवं सरकार के बीच संबंध, कंपनी के भारतीय प्रशासन में समय समय पर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। देखते हैं अब अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। ऑप्शन बी है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन सी है, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य नियुक्त किया गया। और ऑप्शन डी है, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है। ओके, ये असत्य है। देखते हैं इसकी व्याख्या, और इसकी व्याख्या है, कथन बी गलत है क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु चाय एवं चीन पर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसके कुछ फैक्ट्स हैं, उनको भी देखते हैं। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई।
लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत का पहला विधि आयोग गठित हुआ। नेक्स्ट, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की सरकार भारत की सरकार एवं उसकी परिषद भारतीय परिषद कहलाई। लॉर्ड 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और गवर्नर जनरल की सरकार भारत की सरकार एवं उसकी परिषद भारतीय परिषद कहलाई। ओके, परिषद क्या कहलाई? भारतीय परिषद। और गवर्नर जनरल की सरकार क्या कहलाई? भारत की सरकार कहलाई। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट देखते हैं, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है, 1833 का चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भारतीयों को धर्म, वंश, रंग या जन्म आदि के आधार पर कंपनी में किसी पद के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है, परंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। आगे चलकर यह प्रावधान प्रशासन में भागीदारी का मुख्य आधार बना। देखते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ओके, आपके ऑप्शंस हैं, चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। ऑप्शन बी है, इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया। ऑप्शन सी है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के लिए एक विधान परिषद का गठन किया गया। ऑप्शन डी है, इस अधिनियम ने भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो है सत्य नहीं है। ओके, देखते हैं इसकी व्याख्या। तो इसकी व्याख्या है, कथन डी जो है, जो ऑप्शन डी है वो सत्य नहीं है, क्योंकि विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त हुई। ओके, 1753 से 1853 के दौरान पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था प्रारंभ की गई। 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण में सहायता के लिए 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई। इस प्रकार गवर्नर जनरल के लिए विधान परिषद अस्तित्व में आया, जिसे भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। इस विधान परिषद में ने लघु संसद की तरह कार्य किया। इस प्रकार पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। और नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं इसका, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई एवं गवर्नर जनरल को बंगाल के शासन भार से मुक्त कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पहला कथन है, इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया गया। दूसरा है, कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स की व्यवस्था बनी रही। तीसरा है, बंगाल गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। और चौथा है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम वायसराय बने। इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 1, 3 और 4 और 1, 2, 3 और 4। आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 और 3 जो है वो सही है। देखते हैं इसकी व्याख्या। तो कथन 2 और 4 जो है वो गलत हैं, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को समाप्त कर दिया गया था। ओके, इस प्रकार भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत हो गया और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक को नहीं बल्कि किसे बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को। ओके, किसे बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को। इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव नामक एक नए पद का
सृजन किया गया और यह सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था एवं भारतीय मामलों में ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण की संपूर्ण शक्ति राज्य सचिव में निहित थे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद जिसे काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। यह परिषद एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल का पद वायसराय कहलाने लगा क्योंकि इस अधिनियम के तहत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल अब सम्राट के प्रतिनिधि की हैसियत से कार्य करने लगा था। नेक्स्ट है, संचालक मंडल, नियंत्रण मंडल एवं गवर्नर जनरल की सभी शक्तियां परिषद सहित भारत सचिव में केंद्रित कर दी गईं, जो संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव की परिषद को निगमित निकाय कॉर्पोरेट बॉडी घोषित किया गया, जिस पर इंग्लैंड एवं भारत में दावा किया जा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है, नई व्यवस्था का प्रारंभ महारानी विक्टोरिया की घोषणा के साथ हुआ, जिसकी घोषणा इलाहाबाद में आयोजित एक विशेष दरबार में 1 नवंबर 1858 में की गई थी। अतः कौन सा कथन सही है? 1 और 3 जो है वो सही है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं, ए, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। ऑप्शन बी है, इस अधिनियम में विकेंद्रीकरण प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। ऑप्शन सी है, इस अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश निकालने की शक्ति प्रदान की, जिसकी अवधि 1 वर्ष थी। और ऑप्शन डी है, इस अधिनियम ने कैनिंग के द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई। जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये जो कथन है ये असत्य है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। कथन सी जो है असत्य है क्योंकि यह अधिनियम वायसराय को आपातकाल में परिषद की संतुष्टि के लिए बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, परंतु इसकी अवधि 1 वर्ष ना होकर के कितनी थी? 6 माह होती थी। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज एवं सर दिनकर राव को गैर सरकारी सदस्य के रूप में विधान परिषद में मनोनीत किया गया। नेक्स्ट है पॉइंट, इस अधिनियम द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में प्रारंभ की गई केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को बदल दिया गया। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः प्रदान की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के आधार पर बंगाल 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866 में एवं पंजाब 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप 3 कथन दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। दूसरा कथन है, इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। और तीसरा है, यह अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल 1 और 2, केवल 2 और ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। आपको सत्य वाला बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा केवल 2। ओके, सिर्फ ये जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ही सही है। ओके, इसे 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ना कह करके क्या कहा जाता था? मार्लेमिंटो। ओके, मार्लेमिंटो इसे कहा जाता था। और यहाँ पर ये कब हुआ था? 1919 में। ओके, देखते हैं इसकी व्याख्या। कथन 1 और 3 जो है वो असत्य है क्योंकि विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार पहली बार भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा प्रदान किया गया था, परंतु
बजट पर मतदान करने एवं पूरक प्रश्न पूछने की शक्तियां प्रदान नहीं की गई थीं। बजट पर मतदान करने एवं पूरक प्रश्न पूछने तथा सार्वजनिक हितों के विषय पर प्रस्ताव पेश करने की शक्ति विधान परिषद को भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा प्राप्त हुई। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अथवा पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, अर्थात मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था, ना कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। मार्ले भारत सचिव एवं लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है और सत्येंद्र सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य वाला बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, इस अधिनियम ने भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की। ऑप्शन बी है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। ऑप्शन सी है, इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की स्थापना की गई। और ऑप्शन डी है, इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे द्वैध शासन की स्थापना नहीं हुई थी। ओके, चलते हैं अब इसकी व्याख्या पर। तो कथन सी जो है वो आपका गलत है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में नहीं बल्कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई। प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया, हस्तांतरित एवं आरक्षित विषय। इसके कुछ फैक्ट्स हैं, उस पर ध्यान देते हैं। तो हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इन कार्यों में वह मंत्रियों की सहायता लेता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से कार्य करता था और कार्यपालिका परिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हस्तांतरित विषय थे, जबकि पुलिस, जेल, न्याय, वित्त, राजस्व आदि आरक्षित विषय थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसके पॉइंट। भारत शासन अधिनियम 1919 ने भारत में आंशिक रूप से मतलब पार्शली होता है, ठीक है, उत्तरदायी शासन की स्थापना की। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने पहली बार भारत में उत्तरदायी प्रशासन की दिशा में कदम बढ़ाया। इस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर संसदीय प्रशासन तो देखते हैं इसकी व्याख्या। तो कथन सी जो है वो गलत है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में नहीं बल्कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई। प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया था, हस्तांतरित और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय गवर्नर का शासन होता था और इन कार्यों में वह मंत्रियों की सहायता लेता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से कार्य करता था और कार्यपालिका परिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हस्तांतरित विषय थे, जबकि पुलिस, जेल, न्याय, राजस्व आदि आरक्षित विषय थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भारत शासन अधिनियम 1919 ने भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने पहली बार भारत में उत्तरदायी प्रशासन की दिशा में कदम बढ़ाया। इस अधिनियम में प्रांतीय स्तर पर संसदीय शासन व्यवस्था की झलक मिलती है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम द्वारा केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई, जो कि राज्य परिषद और विधानसभा। राज्य परिषद को ऊपरी सदन जो कि 5 वर्ष के लिए होता था और विधानसभा निचला सदन जो कि 3 वर्षों के लिए होता था। इस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार मुस्लिमों के अलावा सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों एवं यूरोपियों तक किया गया। नेक्स्ट है, इस अधिनियम द्वारा केंद्र एवं प्रांतीय विषयों की सूची पहचान कर पृथक किया गया तथा केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों की अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने की शक्तियां प्रदान की गई। यातायात, डाकतार, सुरक्षा एवं वैदेशिक मामले केंद्रीय विषय के अंतर्गत तथा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन प्रांतीय विषयों के अंतर्गत शामिल किए गए। संपत्ति कर,
या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। कुछ और फैक्ट्स हैं वो भी देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया तथा ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। अगला है, इस अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित, जिसकी घोषणा 20 अगस्त 1917 में की गई। यह अधिनियम 1921 में लागू हुआ एवं 1937 में भारत में लागू हुआ। ओके, 1937 में भारत में लागू हुआ। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है प्रांतीय स्वायत्तता, दूसरा है प्रांतों में द्वैध शासन, तीसरा है संघीय व्यवस्था, चौथा है संघीय न्यायालय की स्थापना और पांचवा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। मैं आपको बताना है कि यह जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा सही है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2, 3 और 4, केवल 1, 3, 4 और 5 और उपरोक्त सभी। ओके, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में। देखिए, आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, 1, 3, 4 और 5। ओके, ये जो है सही है। प्रांतों में द्वैध शासन कब हुआ था? 1919 में। ओके, प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ था? 1919 में। ये देखिए, आपको अभी बताया गया था 1919 में। ये देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन हुआ था हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में। ओके, तो यही जो है आपका करेक्ट नहीं है। ओके, बाकी जो 4 दिए गए हैं ये सारे सही हैं। अब इसकी देखते हैं व्याख्या। तो कथन 2 असत्य है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा नहीं बल्कि 1919 में लागू की गई प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ओके, 1919 वाला जो द्वैध शासन था प्रांतों में, वो हटा करके 1935 में प्रांत केंद्रों में अब इसकी स्थापना की गई थी द्वैध शासन की, और केंद्रीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित भागों में विभाजित किया गया। प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले, धार्मिक मामले, ईसाई धर्म संबंधी तथा कबलियाई क्षेत्र आरक्षित विषय थे। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई, क्योंकि प्रत्येक प्रांत में एक कार्यपालिका एवं एक विधानमंडल की स्थापना की गई थी। गवर्नर को उन मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना पड़ता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। नेक्स्ट फैक्ट है इसका, इस अधिनियम के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जो ब्रिटिश शासन के प्रांतों एवं उन देशी रियासतों जो स्वेच्छा से शामिल होना चाहते थे से मिलकर बनने वाला था। 3 सूचियों, संघ सूची, राष्ट्र सूची एवं समवर्ती सूची का बंटवारा केंद्र एवं राज्यों के बीच होना था। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई थी, परंतु यह अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में न आ सका, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है, इस अधिनियम द्वारा संघ की राजधानी दिल्ली में एक संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश एवं 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों का प्रावधान था। सम्राट द्वारा न्यायाधीश का चुनाव किया जाना था, जो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता था। सन 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के तहत एक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। अगला है, इस अधिनियम के द्वारा संघीय लोक सेवा के अतिरिक्त प्रांतीय लोक सेवा एवं 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल आपातकाल की घोषणा पर 6 माह के लिए केंद्रीय सरकार के सभी कार्यों को सीधे अपने उत्तरदायित्व में ले सकता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा पॉलिटी का पार्ट 1 था, इंडियन पॉलिटी का। ओके, इसी तरह से हम पार्ट बाय पार्ट लाते रहेंगे और आपकी इंडियन पॉलिटी एक एक करके कवर कराते रहेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। वो यूपीएससी की परीक्षा से भी कुछ प्रश्न उठाए गए हैं, कुछ यूपीपीएससी से भी, कुछ एमपीपीएससी से भी, जो कि ये यूपीपीएससी मेंस और एमपीपीएससी मेंस बीपीएससी से भी कुछ क्वेश्चंस उठाए गए हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस को लाया गया है और आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं और
जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम में भी बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होंगे। तो ये पार्ट 1 था। इसी तरह से हम पार्ट 2 करेंगे और धीरे धीरे करके कई सारे पार्ट्स करेंगे और इंडियन पॉलिटी को इसी तरह से खत्म करेंगे। और हम जैसे ही हमारी क्लास ज्योग्राफी और इसकी खत्म होती है, ज्योग्राफी की जो हम मैपिंग और हमारा ये फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है ये खत्म होती है, उसके तुरंत बाद ही हम इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लासेस को भी प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को डे बाय डे। तो अभी के लिए चलते हैं। जय हिंद।